नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन में। एक बार फिर मैं आपका मित्र के सोनी और हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण के विषय प्रवेश पर कुछ चर्चा की है। हमने वहाँ वर्णों के बारे में बात की है, वर्ण और संयोजन, वर्ण और व्यंजन के समायोजन के बारे में बात की है। हम लोग अब उस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो संधि प्रकरण व्याकरण की बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, लेकिन अगर आप हिंदी व्याकरण को समझना चाहते हैं, हिंदी भाषा में आप निष्णात होना चाहते हैं, पारंगत होना चाहते हैं, तो आपको इन संधियों को बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। क्योंकि अगर आप संधियों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे चल के समास समझ में आएंगे। अगर आप संधियों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए मैं शुरू करता हूँ संधि। संधि के बारे में अपने को एक मूल चीज़ समझ में आनी चाहिए मित्रों कि संधि पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। भाषा एक ऐसी वस्तु है, भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जितने भी इसको पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग रहे हैं वो सब लोग इस पर जोर देते हैं कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि हम लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके जो ट्रिक्स हैं या जिसके जो परिभाषाएं हैं हम उनको लेंगे, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य रहेगा कि आपका शब्द ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि शब्द ज्ञान अगर आपके पास में होगा तो आपको संधि करने में भी सुविधा होगी और संधि से ज़्यादा संधि विच्छेद करने में सुविधा होगी। तो संधि क्या चीज़ है, हम इस पर चर्चा करते हैं। संधि के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए मित्रों कि संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। क्या मतलब निकला इस बात का कि दो या दो से अधिक वर्ण अगर मिल रहे हैं और उनका जो मेल हो रहा है, उस मेल से जो उन वर्णों में परिवर्तन हुए, जो विकार उत्पन्न हुए, उसे आपने संधि कहा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को, वर्णों में जो परिवर्तन हो गया उसको आपने संधि कहा। और इसको समझाने के लिए हम क्या चीज़ ले सकते हैं मित्रों, जैसे मान लीजिए हमने दो शब्द लिए। एक तो हमने लिया कृष्ण और दूसरा हमने लिया अवतार। आप जानते हैं कि इसकी संधि कृष्णावतार बनेगी। मैं भी जानता हूं कि आपको ये बात पता है, इसीलिए मैंने शब्द लिया। आसान शब्द से हमें चीज़ों को शुरू करना चाहिए। अब ध्यान रखिए मित्रों, संधि में क्या चीज़ होगी। संधि में सबसे पहली चीज़ कि ये जो प्लस के पहले का शब्द है इसको आपने क्या कहा, इसको आपने कह दिया पूर्ववर्ती, इसके पहले है। और ये जो बाद में शब्द है इसको आपने कह दिया परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती, इन दो शब्दों में संधि होगी। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि संधि यहाँ पर शब्दों में नहीं हो रही है, वर्णों में हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस के पहले वाला वर्ण और इस प्लस के बाद वाला वर्ण, जिसको आपने पूर्ववर्ती और परवर्ती कहा, तो ये पूरा शब्द पूर्ववर्ती नहीं है। संधि के लिए हमारे पास में ये जो प्लस के पहले वाला वर्ण है यह पूर्ववर्ती है। और इस पूर्ववर्ती को हम बोलचाल की भाषा में केवल पूर्व के नाम से बोलेंगे। तो प्लस के पहले या पूर्व में जो वर्ण है वो और प्लस के पर में जो वर्ण है वो, इन दोनों के अंदर संधियां होंगी। अब इसका मतलब क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए मित्रों, इस क्री को हमें छेड़ना नहीं है और इस वतार को भी हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि संधि की परिभाषा के अनुसार हम पूर्व और पर, पूर्ववर्ती वर्ण और परवर्ती वर्ण, इन दोनों की ही चर्चा करेंगे। अगर हम इस क्षण के बारे में चर्चा करें कि ये क्या है, तो इसमें क्षण हल, ये नीचे जो लगा हुआ है हलंत, ये लगाने के बाद में ये क्षण
आधा हो गया। हालांकि आधा और पूरा ये बोलना गलत है, हम प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ये क्षण हल है ना, या श्र हलंत के साथ। और इसमें से क्या निकल के अलग हो गया, जब इसमें हल हो जाएगा ये तो स्वर निकल जाएगा। स्वर निकला अ, पीछे क्या है, पीछे अ है। इन दोनों को मिलाकर हम जानते हैं कि आ हो जाता है। ये आ हो गया। क्षण ऐसा कैसा ही था, इसमें आप आ की मात्रा जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा क्षणा। यानी ये जो क्षण और अ था, पूर्व और पर था, ये जो दोनों वर्ण थे, इन दोनों वर्णों में संधि हुई और एक ये नया वर्ण हमारे सामने आ गया, है ना, नया रूप हमारे सामने आ गया जो इससे भी भिन्न है और इससे भी भिन्न है। लेकिन खास बात क्या है, खास बात यह है कि वो इन दोनों को मिलाकर बना है। तो इसी को हमने कहा वर्ण विकार। विकार का मतलब कभी भी मित्रों ये नहीं होता है बुराई, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। तो क्षण और अ ये दोनों मिलकर क्षण हो गया। इस क्री को हमने छेड़ा नहीं था तो यहाँ पर एज इट इज क्री आ जाएगा। उस वतार को हमने नहीं छेड़ा था तो ये हुआ कृष्णावतार। इसका मतलब ये हुआ कि संधि की परिभाषा क्या कह रही है हमें, संधि की परिभाषा कह रही है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को संधि कहते हैं। हमें संधि में पूर्व और पर दो वर्णों की जरूरत पड़ेगी, हम उन वर्णों की बात करेंगे और उन वर्णों की बात उसके विकार के साथ में की जाएगी। अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो ही आप उसे संधि कहेंगे, अन्यथा उसे आप संधि नहीं मानेंगे। संधि के अंदर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि संधि के प्रकार कितने हैं। संधि के प्रकारों को लेकर मित्रों आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि संधि के हम लोग 3 प्रकार मानते हैं। और 3 प्रकार ही क्यों माने गए, आपने पुस्तकें भी पढ़ी हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल भी आपने देखे होंगे, उनमें कहते हैं कि भाई पूर्व में स्वर है, पर में स्वर है तो स्वर संधि हो गई। कुछ हद तक इस बात को हम सच मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, इसका जो वर्गीकरण होगा वो वर्गीकरण होगा विकार के रूप में, यानी परिवर्तन के रूप में। क्या मतलब निकला मेरी बात का, मेरी बात का मतलब ये निकला कि पूर्व और पर कितने रूपों में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्व में स्वर है और पर में स्वर है, पूर्व में स्वर आ गया, पर में स्वर आ गया। पूर्व में व्यंजन हो, पर में स्वर हो, पूर्व में व्यंजन हो, पर में भी व्यंजन हो, पूर्व में विसर्ग हो, पर में स्वर हो, पूर्व में विसर्ग हो और पर में व्यंजन हो। ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा जटिल सा मैंने एक चार्ट सा बना दिया, इसको बड़ी आसानी से भी हम लोग समझ लेंगे मित्रों। स्वर और स्वर ये दोनों अगर पूर्व और पर के अंदर हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसको स्वर संधि कहोगे। लेकिन स्वर संधि मैंने अभी भी क्या कहा कि परिवर्तन किस में हुआ या रूप किसका बदला उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया कुश प्लस आसन, हम अभी स्वर और स्वर की बात कर रहे हैं। वापस वही जैसा हमारा तरीका है, इसमें से श हलंत को हम अलग कर देंगे, अ शेष रह गया। इधर से हमने इस आ को उतार दिया। अ और आ पूर्व में भी स्वर है और पर में भी स्वर है, दोनों में अगर स्वर है तो हम क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्यों कहा, देखिए मित्रों, अ और आ मिलकर आ हो जाता है, ये नियम अभी हम चर्चा करेंगे। श हलंत यहाँ पर आ ही चुका है, यानी ये जो अ था स्वर, इस स्वर के अंदर परिवर्तन हुआ और यह भी इसके साथ मिलकर आ के रूप में स्थापित हो गया। तो स्वर में परिवर्तन हो रहा है, स्वर अपना रूप बदल रहा है। क्या हो जाएगा ये, शा। कू को हमने छेड़ा नहीं था,
इधर इधर सन को हमने छेड़ा नहीं था, तो कुशासन। कुशासन, कुश यानी दूब घास, और आसन दूब का या दूर्वा का बना हुआ आसन, जिस पर बैठकर पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या भी करते थे और प्रवचन वगैरह देने का काम भी करते थे। तो कुशासन, कुश का बना हुआ आसन, कुशासन। तो रूप पर परिवर्तन किस में हो रहा है? रूप परिवर्तन हो रहा है स्वर में। तो स्वर में चूंकि रूप परिवर्तन हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि यह स्वर संधि है। आगे आते हैं, व्यंजन और स्वर का एक उदाहरण लेते हैं मित्रों। देखिए, पूर्व में व्यंजन हो और पर में स्वर हो, इसके लिए उदाहरण क्या है? जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। देखिए मित्रों, त हलंत है यहाँ पर। ये जो त हलंत है, ये जब नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के, तो हम बात करेंगे कि त अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी द में बदल जाएगा। अभी आपको समझने की उस रूप में जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझिए कि त का परिवर्तन द में हो गया, त का परिवर्तन द में हो गया। ये जो ई था, ये तो एज इट इज रहा, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ? इस व्यंजन में हुआ। यानी व्यंजन के बाद में अगर स्वर आ रहा है और व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। यानी आपको कुल मिलाकर यह पकड़ना है कि किस वर्ण में परिवर्तन हुआ, और उस वर्ण में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस वर्ण के हिसाब से आप उस संधि का नामकरण करेंगे। क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, कोई भी आपको संधि दे दी कि ये निम्न में से स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तीसरी कैटेगरी वो अपनी कुछ नहीं बना सकता है। वो कह सकता है कि ये मान लीजिए स्वर व्यंजन संधि है। क्या स्वर व्यंजन कोई प्रकार नहीं होता, प्रकार केवल 3 ही होते हैं। तो आपको मूल रूप से चीज़ समझ में आनी चाहिए। त हलंत द हलंत में बदला, ई एज इट इज है। द हलंत में आप ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये दी बन जाएगा। इधर जग को हमने नहीं छेड़ा था, इधर श को हमने नहीं छेड़ा था, क्या बना? जगदीश। परिवर्तन किस में हुआ? व्यंजन में हुआ। तो संधि कौन सी होनी चाहिए? व्यंजन संधि। इसका अगला उदाहरण देखते हैं मित्रों। जैसे मान लीजिए आपने इसमें उदाहरण लिया तत्, टीका। क्या लिया हमने? तत् टीका। तत् यानी उसकी, टीका मतलब आलोचना। मित्रों ध्यान रखिए, हिंदी के अंदर जनरली जब संधियाँ पढ़ाई जाती हैं तो लोग अर्थ की बातें बहुत कम करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम जितने शब्द यहाँ पर लिखें उनमें से मैक्सिमम शब्दों के अर्थ आप तक पहुँचें। और अगर आपको किसी शब्द का अर्थ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप उसका अर्थ पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो तत् टीका संधि किस में होगी? पूर्व में और पर में। त हलंत प्लस ट, और इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? ई। ठीक है, त हलंत के बाद में अगर ट आ रहा हो तो यह ट हलंत में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि ट हलंत और ई। ये मैंने आपको तोड़ के समझाने के लिए लिखा है कि भाई यहाँ पर आप ये ना समझ लें कि व्यंजन के बाद में स्वर है क्या। मैंने तोड़ के बता दिया कि इधर भी व्यंजन है, इधर टी में से मैंने ट हलंत निकाल दिया, और संधि हमेशा पूर्व और पर में होगी। इस ई से अपने को लेना देना नहीं है, इस ट से अपने को लेना देना है। ठीक है, इस ट की वजह से यह जो त हलंत था ये ट हलंत में बदल गया। यानी परिवर्तन किस में हुआ? परिवर्तन त में हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? ये ट हलंत में बदल गया। इधर वापस वही टी ही है, ये ट हलंत में बदल गया। त को हमने छेड़ा नहीं था, का को हमने छेड़ा नहीं था, क्या बना? तट्टीका। तट्टीका मतलब उसकी टीका। परिवर्तन किसमें? परिवर्तन हुआ व्यंजन में। तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। विसर्ग के उदाहरण देखते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, विसर्ग के उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण हम लेंगे जिसमें विसर्ग भी आए और स्वर भी आए। तो अंतः प्लस आत्मा। अंतः यानी भीतर, अंतःकरण मन,
और आत्मा मतलब वह आत्म तत्व, जो वह चेतना जिसके द्वारा मनुष्य का शरीर चलता है। वापस वही संधि किस किस में होगी? संधि होगी पूर्व में और पर में। यहाँ पर विसर्ग है त के बाद में, इधर पर में आ गया आ। ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग र हलंत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? र हलंत में। इसके पीछे आ गया आ। हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन है ना हलंत में हो और उसके बाद में स्वर हो तो स्वर उस व्यंजन में जुड़ जाता है। क्या निकल कर आई बात? रा। ये जो विसर्ग था, ये विसर्ग र हलंत में बदला, र हलंत के साथ में आ जुड़ा, रा हो गया। हमने अंत को इनको छेड़ा नहीं था, तो अंत इस आधा त और माँ को हमने छेड़ा नहीं था। क्या बना? अंतरात्मा। अंतरात्मा। परिवर्तन देखिए इस व्यंजन में नहीं हो रहा, त में नहीं हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है? विसर्ग में हो रहा है। तो जिसमें परिवर्तन होगा वही संधि का नाम होगा। तो यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ तो अंतरात्मा। अगला शब्द लेंगे मित्रों। अगला शब्द हमने लिया, मान लीजिए, जिसमें विसर्ग भी आए और पीछे कोई व्यंजन आए। नि प्लस गुण, नि विसर्ग और गुण। वापस वही, ये जो विसर्ग है ये विसर्ग र हलंत में बदल जाएगा और इसके पीछे ये व्यंजन आ गया। विसर्ग के बाद में व्यंजन आ गया, ऊ की मात्रा उसमें जुड़ी हुई है। ध्यान रखिए मित्रों, हम आगे र के कुछ नियम पढ़ेंगे। उस र के नियमों में ये आएगा कि र अगर हलंत हो और इसके पीछे कोई व्यंजन हो, व्यंजन कौन सा? जो कि पूरा स्वर के साथ में है, तो यह जो र है, यह र उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। किस तरह से? ये जो ऊपर वाला र है, ये जो ऊपर लगा हुआ है, गर्भ में जो लगा रहता है या यहाँ पर इसमें लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। नी पहले से ही था, हमने छेड़ा नहीं था। गु यहाँ पर आ ही चुका है, र हलंत इसके ऊपर जा चुका है रेफ के रूप में। और न निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या निकला? गुणों से परे। निर्गुण का मतलब गुणों से रहित नहीं होता मित्रों। हम निर्गुण ब्रह्म को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं। तो अगर हमने कह दिया गुणों से रहित, तो गुणों से रहित तो मानव ही बड़ा निकृष्ट माना जाएगा जिसमें गुण न हो। तो ईश्वर में तो गुणों से रहितता का मतलब नहीं होता है। यहाँ क्या होगा? गुणों से परे। गुण और अवगुण ये सब नीचे की चीज़ है और ईश्वर इन सबसे परे है, इन सबसे ऊपर है। तो निर्गुण परिवर्तन किस में हुआ? विसर्ग में। किसके कारण हुआ? पर में क्या था? व्यंजन था। लेकिन परिवर्तन विसर्ग में हो रहा है, इसलिए इस संधि को हम विसर्ग संधि कहेंगे। आप इस पोर्शन को चाहें तो दोबारा चलाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी संधि का नामकरण कब होगा, तो संधि का नामकरण इस चीज़ से तो होता ही होता है कि उसके पूर्व में और पर में क्या क्या वर्ण आ रहे हैं। लेकिन उससे अगली कड़ी यह है कि परिवर्तन किस में हो रहा है। अगर स्वर में परिवर्तन है, स्वर संधि। व्यंजन में परिवर्तन है, व्यंजन संधि। विसर्ग में परिवर्तन है, विसर्ग संधि। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि संधि के जो रूप माने गए हैं वो 3 रूप माने गए हैं। और 3 रूप कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर संधि के बारे में चर्चा करने के लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा मित्रों। देखिए मित्रों, भारतीय हिंदी की जो वर्णमाला है, देवनागरी की जो वर्णमाला है, वो संस्कृत से आई है। और इसका जो संधि प्रकरण है वह भी संस्कृत के संधि प्रकरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है या उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। अपने को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि हम स्वर संधियों को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा संस्कृत की सहायता लेनी पड़ेगी। संस्कृत के अंदर एक माहेश्वर सूत्र करके एक सूत्र है जो
करीबन 14 सूत्र हैं। उन 14 सूत्रों में सभी वर्णों को समझाया गया है और उन वर्णों को समझाने के बाद उस माहेश्वर सूत्र से लगभग 41-42 उनके सेट बनाए गए हैं। उन सेट्स को वहाँ संस्कृत के अंदर प्रत्याहार कह देते हैं। तो इन प्रत्याहार और इस माहेश्वर सूत्र की सहायता से यदि हम स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए स्वर संधि बहुत ही सहज हो जाती है। ये माहेश्वर सूत्र क्या है? ये माहेश्वर सूत्र है ऐ उण रि ऋक एओंग ऐ औच है वरट लण। ये जो माहेश्वर सूत्र है, इस माहेश्वर सूत्र की ज़रूरत हमें इस स्वर संधियों में पढ़ने वाली है, तो आप इसे अच्छे से नोट करें। और प्रत्याहार जो मैंने कहा, इनसे मिलने वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं जरा मैं आपको वो समझा देता हूँ, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन के, बिना प्रत्याहारों के हम आगे के जो स्वर संधि है उसको समझ नहीं पाएंगे। प्रत्याहार क्या चीज़ होती है मित्रों? प्रत्याहार इन सूत्रों से बनने वाले वर्णों का समूह है। आप जुड़कर चलें मेरे साथ में, इसको समझने का प्रयास करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। प्रत्याहार क्या चीज़ है? प्रत्याहार इन वर्णों का समूह है। जैसे मान लीजिए हमने बात की अक प्रत्याहार की, तो अक प्रत्याहार कैसे निकाला जाएगा मित्रों? ये माहेश्वर सूत्र है अ ई उ ण, दूसरा सूत्र रि ऋ क। हमें अक प्रत्याहार बनाना है तो हम शुरू करेंगे अ से और कहाँ तक जाएंगे? क तक। अ से क तक के सभी वर्णों को हम इसमें शामिल करेंगे, केवल जो हलंत हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि यदि हमें अक प्रत्याहार लिखना है तो हम अ से लेकर क तक जाएंगे, दिख रहा होगा आपको। इसमें केवल हलंत को हम छोड़ देंगे तो क्या आएगा? अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, री और ली। ल के अंदर री ऋषि की मात्रा जैसा उच्चारण होता है इसका, ली। इसके हिंदी में, देवनागरी में कोई शब्द नहीं मिलते, हालांकि री के भी मिलने काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन इसके फिर भी मिलते हैं। तो अक में क्या आया? अक में अ, ई, उ, री और री। ध्यान रखिए मित्रों, ये मूल स्वर हैं। संस्कृत के अंदर ये मूल स्वर माने गए हैं, इसमें से ये अपने काम का नहीं है। तो हिंदी के मूल स्वर कितने हैं? हिंदी के मूल स्वर हो गए 4। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर वे होते हैं जिनसे दूसरे स्वर बनाए जाएं, जिनके मेल से दूसरे स्वर बनाए जाएं। जैसे मान लीजिए आपने अ और ई को मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो आप क्या बनाओगे? ए बनाओगे। ठीक है, तो अ और ई ये मूल स्वर हो गया और इनसे मिलने वाला जो ए है ये संयुक्त स्वर हो गया। एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि ये जो मूल स्वर हैं इनको हम छोटा भी कह सकते हैं। छोटा का मतलब ये अ है, छोटा, आ बड़ा हो गया। तो छोटा और बड़ा ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन ये सही इसका परिचय नहीं होगा। इसे हमें कहना चाहिए कि यह ह्रस्व है। क्या बोला मैंने? ह्रस्व। मैं ऋस्व नहीं बोल रहा हूं मित्रों, ह के अंदर ऋषि नहीं लगा रहा हूं, ये नहीं है ह्रस्व, ह के अंदर र। ठीक है, ये जो इस तरह के संयुक्त वर्ण होंगे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाएगा, इनको कैसे लिखा जाएगा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी मूल। हम अ, ई, उ, री इनको मूल स्वर कहते हैं, इन्हीं को आपने ह्रस्व स्वर भी कह दिया। ये क्या हो गया? ये अक प्रत्याहार हो गया। ऐसे ही मान लीजिए हमें यण प्रत्याहार बनाना है, तो यण प्रत्याहार कैसे बनेगा मित्रों? देखो, य से शुरू करना है, ण तक जाना है और बीच में किसको छोड़ना है? जो हलंत है उनको छोड़ देना है। तो क्या हुआ? यण प्रत्याहार के अंदर य, व, र, ल, य, व, र, ल। हमने जब पिछली वीडियो में हिंदी की वर्णमाला की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि हिंदी की वर्णमाला के अंदर य, र, ल, व यह क्रम मिलता है, लेकिन संस्कृत में इसका यह क्रम होगा
और यह क्रम संस्कृत के हिसाब से सही है, हिंदी के हिसाब से ये वाला सही है। हम इसको क्यों ले रहे हैं? हमने यण प्रत्याहार में य व र ल इसको समझने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि जब हम यण संधि की बात करेंगे तो हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे ढंग से समझा पाएगी बजाय इसके। ठीक है मित्रों, तो आपको प्रत्याहार बनाना आया होगा। अब हम लोग अपनी ये जो स्वर संधि है उसको शुरू करेंगे। मैं रिपीट कर दूं कि स्वर संधि को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये माहेश्वर सूत्र समझाया है। इस माहेश्वर सूत्र में ये 6 सूत्र हैं जिनसे लगभग 41-42 प्रत्याहार बनते हैं। उनमें से मैंने 2 प्रत्याहार आपको बनाकर दिखाए हैं। अब मैं अपनी स्वर संधि पर आता हूं। हम आज की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, स्वर संधि के भी अनेक प्रकार हैं, 5 प्रकार: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ये जो दीर्घ संधि है या गुण संधि है, इसका नाम दीर्घ संधि या गुण संधि क्यों पड़ा? तो मित्रों ध्यान रखिए, जैसे ही हम इन संधियों में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इनमें संधि करने के बाद में जो शब्द बना उस शब्द के अंदर मात्रा या तो दीर्घ हो गई, यानी संधि का परिणाम क्या रहा? दीर्घ रहा, दीर्घ वर्ण, या संधि का परिणाम गुण वर्ण रहा, या क्या रहा? दोनों वर्ण मिले और वृद्धि हो गई मात्रा की, बड़ी मात्रा आ गई, आई बड़ी मात्रा आ गई, औ बड़ी मात्रा आ गई। यानी दोनों संधियां जब हुई, पूर्व और पर की संधि जब हुई, तो उनके परिणाम स्वरूप जो हमारे पास में वर्ण आया वह वर्ण या तो दीर्घ था या गुण था या वृद्धि था, इसी तरह से आगे। तो चूंकि उसका परिणाम दीर्घ आया इसलिए हमने उस संधि को दीर्घ संधि कहा। दीर्घ संधि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है पहले जरा उसको समझ लें। और परिभाषा जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग संस्कृत से अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हो सकता है कि आपको फिलहाल लग रहा हो कि ये मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप तसल्ली से एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और एक बार इस दीर्घ स्वर संधि को मेरे साथ में समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। परिभाषा पर जाने से पहले हम उस सूत्र की बात कर लें जो दीर्घ स्वर संधि के लिए कहा जाता है। वो क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। क्या मतलब निकला इस बात का? इसका मतलब ये निकला कि अक क्या है? वो प्रत्याहार। अक के बाद पर में, मतलब पूर्व में तो क्या हो? अक हो, अक प्रत्याहार हो, और पर में क्या हो? पर में सवर्ण हो। स यानी वही, वर्ण मतलब वर्ण, उसी वर्ण का, सवर्ण, सगोत्र उसी गोत्र का, सजातीय उसी जाति का, है ना। तो सवर्ण मतलब वही वर्ण, जो वर्ण पूर्व में है अगर वही वर्ण पर में भी है, अक के बाद पर में सवर्ण आने पर क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या दीर्घ हो जाएगा? पूर्व और पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। अक के बाद पर में सवर्ण आने पर दीर्घ एकादेश हो या दीर्घ हो जाएगा, आप कुछ भी कह लीजिए। अब इस परिभाषा का मतलब क्या है जरा उसको समझने का प्रयास करें मित्रों। आपको याद आना चाहिए हमने अक प्रत्याहार यहां लिखा था। अक प्रत्याहार में क्या क्या लिखा था देखिए, हमने अ ई उ री, अक प्रत्याहार में हमने इन 4 वर्णों को लिया। इन्हीं 4 वर्णों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अ ई उ री। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अ पूर्व में हो और पर में क्या हो? पर में भी अ हो, सवर्ण, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये जो आ है ये भी अ का ही दीर्घ रूप है, बड़ा रूप है, ह्रस्व और बड़ा रूप। तो ये जो अ है इसके साथ में यदि हम आ को जोड़ दें
पूर्व में अ हो, पर में आ हो तो भी क्या होगा, आ बनेगा। पूर्व में आ हो, पर में अ हो तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। पूर्व में आ हो और पर में भी आ हो तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ये मैंने पहली बार इनको इतने 4 हिस्सों में तोड़कर बताया है। अगली बार जब हम लिखेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा वो मैं भी समझा दूंगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अ के बाद में सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाएगा, यानी अ के बाद में अ आए तो अ के बाद में आ जाए तो भी आ के बाद में अ आए तो आ, और आ के बाद में आ जाए तो भी आ। ठीक है, इसके उदाहरण लेते हैं और इसके उदाहरण लेने से पहले मैं आपको इस संधि को मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस तरीके से जरा करने का प्रयास करता हूं। आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। मित्रों देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आती है संधि के अंदर कि जब हम संधि करते हैं तो उस समय हम डायरेक्ट संधि को कर देते हैं। भाई अ और आ गया, बिल्कुल सही, करना भी चाहिए क्योंकि हम इस योग्य हो गए हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 2 या 3 या 4 शब्द उस तरह से करें जिस तरह से मैं चाह रहा हूं, डायरेक्ट न करें। मैं किस तरह से जा रहा हूं मित्रों, जरा वो देखिए। हिम प्लस अद्री। हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम इस समय दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अक के बाद पर में सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाएगा। अक क्या है, अक है अ ई उ री, और इसमें सबसे पहले हमने किसको लिया है, अ को लिया है। इसमें एक एक करके हम इनको लेंगे और उनको संधियों के उदाहरण भी लिखेंगे, उन शब्दों के अर्थ भी लिखेंगे। इससे 2 काम होंगे, हमें संधियां समझ में आएंगी और नंबर 2 हमारा शब्द ज्ञान बढ़ेगा। और शब्द ज्ञान बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा के लिए। चलिए मित्रों, चलिए हिम प्लस अद्री हमने लिया। आपको पता है कि जो संधि होगी वो पूर्व और पर में होगी। इस म को हमने क्या किया, तोड़ा। अब मैं अपना तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप 2 ये शब्द लिखे हुए हैं। सेकंड स्टेप पूर्व और पर को हम जो भी तोड़ने लायक है उसको तोड़ेंगे। जैसे यहां पर म हलंत और अ निकाल के हमने अलग कर दिया, इधर से इस अ को उतार दिया। ठीक है, अगले चरण में क्या करेंगे, अगले चरण में हम अपना नियम लगाएंगे। नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि पूर्व में अ हो और पर में भी अगर अ हो तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस नियम को हम अपनी समझदारी, हम अपने जानकारी के लिए यहां लिख लेते हैं। देखिए, उस लंबे से नियम को मैंने छोटा सा करके यहाँ लिख दिया। अब अपने को समझ में आ जाएगा, पूर्व में अ हो बिल्कुल सही, पर में अ हो बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये लीजिए साहब, ये आ हो गया। इस म हलंत को हम नीचे उतार लेंगे। म हलंत, म हलंत में आ जुड़ गया तो क्या बन गया, मां बन गया। यानी हमने इस संधि में क्या किया, सबसे पहले शब्द को तोड़ा, स्वर को अलग किया, पर को इसके साथ में जोड़ा, वापस हमने इस वर्ण को जो पूर्व में था उसको पूरा किया, और जिनको हमने छेड़ा नहीं था उनको वापस नीचे लिख दिया। क्या बना, हिमाद्री। ये आपने शब्द को देखते ही बना लिया होगा। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि आप इस तरह से तोड़कर ये 2, 3 या 4 शब्द आप बनाएंगे। मैं आपको मौका दूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप इस तरह से तोड़ेंगे। तोड़ना ज़रूरी है मित्रों, मेरे निवेदन को बिल्कुल, मेरे जो निवेदन है उसको आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें। और उसके बाद में मैं उस शब्द को ऐसे ही तोड़कर आपके सामने रखूंगा। आप चेक करना कि आपने कोई गलती तो नहीं की। जैसे आपने हलंत लगाने में गलती तो नहीं की, आपने स्वर को सही उतारा क्या, आपने स्वर को उतारने के बाद में जो पूर्व पर के शेष हिस्से थे उनको सही उतारा क्या। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो अपने को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगला शब्द जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो शब्द है, इसको मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। दीक्षा प्लस अंत,
आप इसको वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप यह इस तरह से बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बना लिया होगा, और आपने जो बनाया, आप ध्यान रखिए, अगर आपने इस तरह से बनाया है तो आपका सही है। दीक्षा में से क्ष हलंत अलग हो जाएगा, आ हमने निकाल लिया, पीछे अंत में से हमने अ को उतार लिया। ये जो आ और अ है, हमारा नियम क्या कह रहा है मित्रों? आ और अ मिलकर क्या बनेगा? आ बन जाएगा। ये आ बन गया। इधर से क्ष हलंत को हमने उतार लिया। ये जो ऊपर अनुस्वार है इसको एज इट इज रहने दीजिए। इस अनुस्वार को आप ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आप ऐसे लिखते तो ये आधा ना बनकर त के साथ में चला जाता। मित्रों, शब्द शुद्धि के लिए एक सवाल ये बनता है कि अंत को ऐसे लिखा जाए कि ऐसे लिखा जाए। जब हम व्यंजन संधि पे आएंगे तो उसमें यह जिज्ञासा आपकी अपने आप पूर्ण हो जाएगी कि शब्द शुद्धि के अंदर यह वाला अंत सही है या यह वाला अंत सही है। आप वर्तमान में ये समझ सकते हैं कि लिखित भाषा के अंदर, बोलचाल के अंदर हमारे लिए दोनों सही हैं, लेकिन शब्द शुद्धि की जब बात आ जाएगी तब इन दोनों में से कौन सा सही माना जाएगा और क्यों माना जाएगा, ये व्यंजन संधि में हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन ने क्या किया, इसको अनुस्वार को एज इट इज यहाँ ले लिया, ठीक है। क्ष में हमने आ को मिला दिया तो क्या बना? क्षा बना। इधर से हमने जिनको छेड़ा नहीं था, दी और त, ये आ गया दी और त, क्या बना? दीक्षांत। अगर आपने इस क्ष में हलंत को नहीं लगाया, आपने इस क्ष हलंत को यहाँ उतारते समय भी हलंत नहीं लगाया, तो ध्यान रखिए मित्रों, आपने गौर नहीं किया। और अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आगे चल के व्यंजन संधि में आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, हिंदी में भी दिक्कतें आने वाली हैं, शब्द शुद्धि में दिक्कत आने वाली हैं। क्योंकि अगर आपने संधियों को ढंग से समझ लिया, आपने इस तोड़ने और जोड़ने को अच्छे से समझ लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने हिंदी के एक बहुत बड़े हिस्से को समझ लिया। क्योंकि संधियों से ही बहुत सारे शब्द हमारे क्लियर होंगे, हमें कई सारे शब्दों के बारे में पता चल जाएगा कि यह शब्द गलत है या सही है, सिर्फ तोड़ने और जोड़ने के माध्यम से। ठीक है मित्रों, तो ये हमने दो शब्द लिए, एक शब्द मैं आपको और दे रहा हूं। वह शब्द है आपका दैत्य प्लस अरि। अरि कहते हैं शत्रु को, अरि कहते हैं शत्रु को। इसको भी अपने को तोड़ के बनाना है। वापस वही वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। बना लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। त्य हलंत, त्य हलंत में से क्या निकल गया? अ निकल गया। पीछे क्या है? अरि में से अ ले लिया, अ और अ मिलकर आ हो जाता है। इस त्य को नीचे उतार लिया हलंत के साथ में। अब इन दोनों को जोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन के पीछे अगर स्वर रहेगा तो जो स्वर है वो व्यंजन में मिल जाएगा, और व्यंजन को हलंत से क्या कर देगा? स्वरांत कर देगा। जिनको नहीं छेड़ा था, दे और री, दैत्यारी, दैत्यों का दुश्मन, दैत्यारी। मित्रों, ये जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप इन शब्दों को तोड़कर वापस जोड़ते हैं तो आपको उस शब्द की पूरी जो स्वरूप है, उसकी जो पूरी बनावट है वो समझ में आएगी। और अगर आप शब्दों की बनावट को समझने लग गए तो आपका हिंदी का ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि संधि करना तो आसान है, संधि विच्छेद मुश्किल है। संधि विच्छेद में किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? संधि विच्छेद में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों शब्द जो अलग अलग हुए, विच्छेद के बाद में जो पूर्व और पर दोनों में जो शब्द आए, उन दोनों शब्दों को सार्थक होना जरूरी है। मेरे पहले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि हम शब्द की परिभाषा में उसी को लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल हो, है ना, जो दो या दो से अधिक वर्ण मिले लेकिन उसमें कोई अर्थ निकले, उसका कोई अर्थ हो, तो ही हम उसको शब्द कहेंगे। और संधि में भी वही मामला है कि संधि में जो पूर्व और पर दोनों में जो शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं, उन दोनों शब्दों के अगर कोई अर्थ हैं,
अगर वो सार्थक हैं तो ही संधि विच्छेद को सही मानना, अगर वो सार्थक नहीं हैं तो संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि दो शब्द जो टूट कर अलग बने या विच्छेद करके अलग बने, उनका अर्थ हमें पता हो कि ना हो सकता है वो सही हो। तो इसी समस्या को समाप्त करने के लिए मैं आपका शब्द ज्ञान बढ़ाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम नए नए शब्द सीखें, उन शब्दों के अर्थ सीखें, और आपसे मैं चाहूँगा कि आप जो भी नया अर्थ, जो भी नया शब्द सीखें जिसका अर्थ आपने पहली बार सीखा है, उस शब्द को आप एक अलग कॉपी पे लिख लें, क्योंकि पहले से आपको वह शब्द और उसका अर्थ नहीं आता था। जैसे मान लीजिए हम यहाँ चर्चा करें अद्री। अद्री का मतलब बताइए क्या होता है? अगर आप में से जिन लोगों ने इसका अर्थ पर्वत बताया है तो बिल्कुल सही बताया है। हिम अद्री यानी हिम का पर्वत। हिमाद्री किसको कहा आपने? हिमालय को कहा। हिम अद्री हिमाद्री, हिमाद्री किसको कहा आपने? हिमालय को। इधर आ जाइए, दीक्षा और अंत। तो दीक्षा और शिक्षा दो अलग अलग चीज़ें हैं मित्रों। शिक्षा यानी ज्ञान, गुरु जो ज्ञान देता है वो शिक्षा है। दीक्षा बताएगा कोई आप में से क्या होता है? क्योंकि देखो, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो एक समारोह होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उस समय हमें डिग्री मिलती है। वो समारोह कौन सा होता है? शिक्षांत समारोह होता है या दीक्षांत समारोह होता है? दीक्षांत समारोह होता है। तो दीक्षांत का मतलब क्या हुआ? क्या शिक्षा का अंत मान लें? शिक्षा का अंत तो नहीं मान सकते, क्योंकि शिक्षा का तो कभी अंत ही नहीं होता। व्यक्ति माँ के गर्भ से सीखना शुरू करता है अभिमन्यु, और मृत्यु शैया तक सीखता रहता है। मृत्यु शैया तक भी व्यक्ति अनुभव लेता रहेगा और नई नई चीज़ें सीखेगा। पसीना मौत का माथे पे आया, आई ना लाओ। पसीना मौत का माथे पे आया, आई ना लाओ। हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। क्या मतलब हुआ? यह व्यक्ति मरते समय जो अंतिम पसीना उसके चेहरे पर आया, वो जो घबराहट का पसीना, मौत का पसीना उसके माथे पर आया, वो उसको भी देखना चाहता है, क्योंकि वो अनुभव न भूतो न भविष्यति, न उसके पहले कभी वो हो सकता है, न उसके बाद कभी होगा। तो इसलिए शिक्षा का तो कभी अंत नहीं होता। दीक्षा क्या चीज़ है मित्रों? आप जाइए गुरुकुल पद्धति में। गुरुकुल पद्धति के अंदर जब व्यक्ति गुरु के आश्रम में जाता था, तो गुरु उस ब्रह्मचारी को अपने आश्रम में लेते समय उससे कुछ नियमों का पालन करवाते थे। वो जो नियमों का पालन करना है, वो पालन करने के लिए उसको वो दीक्षा देते थे। तो दीक्षा देने का मतलब क्या हुआ कि वह उसको अपना शिष्य बना रहा है, और शिष्य बनाने के साथ अब वो जो गुरुकुल के नियम हैं, जैसे वो केश नहीं रखेगा, जैसे वो नंगे पैर रहेगा, जैसे वो भूमि पर सोएगा, जैसे वो नंगे पैर चलेगा, जैसे गुरु और गुरु माता की आज्ञा का पालन करेगा, भिक्षा लेकर आएगा और भिक्षा पहले गुरु और गुरु माता को देगा, और उसके बाद में जो वो लोग अगर देते हैं तो ही खाएगा। और ये नियम चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई राजपुत्र हो, सबके लिए बराबर है। दीक्षा सबको बराबर मिली। और दीक्षांत क्या हुआ कि आज गुरुकुल में इस बालक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और अब यह व्यक्ति यहाँ से निकलकर अपने घर जा रहा है, और उस समय वह समारोह होगा जिसको 16 संस्कारों के अंदर प्रत्यावर्तन कह दिया जाता था। प्रत्यावर्तन क्या हुआ कि गुरु के आश्रम को छोड़कर उस बालक का, जो 7-8 वर्ष का बालक आया था, अब वो 25 वर्ष का युवा हो चुका है, और अब वो अपने घर वापस जाएगा, यानी उसका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हुआ। तो अब उस दीक्षा का, उन नियमों का समापन हो रहा है, इसलिए दीक्षांत समारोह। यूनिवर्सिटी में भी होता है ना कि आपको अटेंडेंस देने जाना पड़ेगा, आपको टास्क पूरे करने पड़ेंगे, और अगर मान लीजिए कोई आपको जॉब वर्क दिया है, कोई काम दिया है, वो करना पड़ेगा। लेकिन दीक्षांत समारोह के बाद में अब आपको यूनिवर्सिटी जाने की, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मित्रों, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। मैं डिटेल में ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको इन शब्दों के अर्थ समझाने हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरा समझाना थोड़ा लंबा हो गया, तो आपके पास सुविधा है, आप इस वीडियो को फास्ट कर सकते हैं।
लेकिन मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि यह तरीका आपके भले के लिए है। अब आप किसी से भी पूछिए कि शिक्षांत और दीक्षांत में क्या अंतर है, आप समझा पाएंगे दीक्षांत हो सकता है, शिक्षांत कभी होता ही नहीं। और यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षांत समारोह क्यों नहीं मनाते हैं, दीक्षांत समारोह क्यों मनाते हैं, ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दैत्य प्लस अरि, दैत्य यानी राक्षस, अरि मतलब शत्रु। जो दैत्यों का शत्रु हो, हम विष्णु को भी कह सकते हैं, हम देवताओं को भी कह सकते हैं। तो दैत्यारि, दैत्यों का अरि, अरि यानी दुश्मन। तो कुल मिलाकर जो भी शब्द आप नया सीखेंगे मित्रों, आप उस शब्द को अलग कॉपी में लिखेंगे, उसके अर्थ को लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसको बार बार दोहराएं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं इस समय दीर्घ संधि की, और दीर्घ संधि में हमने अ, ई, उ और री में से सबसे पहले अ को लिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द दे रहा हूँ, उनको आप संधि करेंगे। संधि करने के बाद में हम उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा मैं आपको, ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि भाई इस शब्द का सार्थक अर्थ ये निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हमारा शब्द आएगा मुख प्लस अरविंद। मुख प्लस अरविंद। आपको समझ में आना चाहिए संधि किस किस में होगी, ख और अ में होगी। क्या बनेगा? मुखारविंद। मुख जो अरविंद के समान है, अरविंद कहते हैं कमल को, यानी कमल के समान मुख वाला। जब भी आप किसी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे की बात करेंगे या साहित्य में जब ईश्वर की बात आएगी तो वहाँ पर ईश्वर के मुखारविंद की चर्चा होती है कि ईश्वर का मुख कमल के समान है, ईश्वर के कर भी कमल के समान है, उनके पैर भी कमल के समान है। कमल का मतलब क्या निकला? कमल का मतलब वह फूल जो बड़ा सुंदर होता है और बड़ा कोमल होता है। तो मुखारविंद मतलब जिसका मुख अरविंद के समान सुंदर है। ठीक है, अगला शब्द है, बड़ा आसान शब्द है मित्रों, विद्या प्लस आलय। विद्या का स्थान, आलय का मतलब स्थान, विद्यालय। ध्यान रखिए मित्रों, ये जो द्य है, ये द्य मैं विधा नहीं बोल रहा हूँ, विद्यालय नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लिखते समय ऐसा बना देते हैं। ये असल में क्या है? ये असल में द हलंत और या है, द हलंत और या। ध्यान रखिए मित्रों, कई वर्णों को मिलाकर भी लिखते हैं। जैसे इस द को य के साथ मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया हमारा द, और इस द में हमने बनाया य, यानी ये जो हमने बनाया था ये असल में ये है, द के अंदर य। तो ये जो संयुक्त रूप में आपको दिखाई दे रहा है, मिले हुए रूप में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो द है ना, ये बड़ा है और यह छोटा सा नीचे लगा हुआ है। ऐसा नहीं है मित्रों, द हलंत है और या ये बड़ा है। तो विद्यालय, तो विद्यालय आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिला के भी लिख सकते हो, और ये आधा द और या करके भी लिख सकते हो। दोनों में सही क्या होगा शब्द शुद्धि के हिसाब से? तो शब्द शुद्धि के हिसाब से आप इसको सही मानेंगे, लेकिन सामान्य प्रयोग में आप इसको भी सही कह सकते हो। तो विद्यालय क्या हुआ? विद्या का आलय, जहाँ पर व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है, वह स्थान, विद्या का स्थान। अगला है उरग प्लस अरि। अरि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, दैत्य प्लस अरि। क्या मतलब होता है अरि का? शत्रु, दुश्मन। उरग, ये बड़ा प्यारा शब्द है मित्रों। वैसे तो आप में से कई लोग जानते होंगे उरग का मतलब। उरग का मतलब होता है सर्प, सांप। लेकिन उरग से सांप कैसे बना? देखिए दोस्तों, ग का मतलब होता है गमन करना, गमन करना। उर हमारा सामने का हिस्सा, माता ने बालक को उर से लगा लिया, है ना, सामने का हिस्सा छाती। तो उर यानी छाती, सामने का हिस्सा। ग, जो जीव सामने के हिस्से से गमन करे। अब जरा याद कीजिए, सांप या जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो कैसे चलते हैं? वो अपने छाती वाले हिस्से से घिसट के चलते हैं, है ना। उनका जो सामने वाला हिस्सा है वो पूरा ज़मीन से टच होता रहता है। तो उर पर
या उर के द्वारा, उर के माध्यम से जो गमन करे वह उरग, है ना। तो ग का मतलब गमन करना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ख, खग, ख का मतलब आकाश और ग मतलब गमन करना। जो आकाश में गमन करे उसको खग कहेंगे, यानी पक्षी। उरग यानी सर्प, जो उर के माध्यम से गमन करे। उरग अरि, संधि क्या होगी इसकी? मित्रों आप ये भी कर सकते हो कि इन सभी शब्दों को आप तोड़ तोड़ के बनाएं, ताकि आपको बार बार ध्यान आए कि ग हलंत अ में अ जुड़ा आ, ग हलंत आ में जुड़ा आ, उ र गा री, छोटा री, छोटी मात्रा, उर्गारी। उर्गारी क्या बनेगा? उर्गारी उर्गारी किसको कहेंगे उर्गारी? सांपों का दुश्मन कौन होता है? सांपों का दुश्मन होता है गरुड़, तो गरुड़ को कहा जाएगा उर्गारी। उर्गारी का मतलब क्या है? गरुड़। अगला शब्द लेते हैं मित्रों, बहुत प्यारा शब्द है, अभय अरण्य। अरण्य का मतलब जंगल होता है। ध्यान रखिए मित्रों, जिस भी शब्द का अर्थ आपको नहीं आता आप तुरंत उसको नोट करेंगे। अरण्य का मतलब जंगल, अभय भय से रहित, ऐसा जंगल जहाँ पर भय से रहित हो। कौन भय से रहित हो? जानवर, उन जानवरों का शिकार न होता हो, उन्हें लोग मारते न हो। तो संधि क्या हो जाएगी इसकी? गौर से देखना, अभयारण्य। अभयारण्य पूरा बोला जाएगा। मित्रों हिंदी के बारे में मेरे पहले लेक्चर में भी मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, जैसे लिखी जाती है वैसे पढ़ी जाती है। अगर आप सही बोलोगे तो सही लिखोगे और सही पढ़ोगे, और अगर आप गलत उच्चारण करोगे तो आप गलत ही लिखोगे और गलत ही पढ़ोगे। तो अपना एक चीज़ सुधार लीजिए, लिखना सुधार लीजिए, बाकी दोनों सुधर जाएंगे। बोलना सुधार लीजिए, बाकी दोनों सुधर जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या बोलेंगे इसको? अभयारण्य। और एक शब्द होता है मित्रों जो आपने कई जगह पढ़ा होगा, लोग बोलते भी हैं, अभयारण्य। अभयारण्य, अभयारण्य, ये कोई शब्द ही नहीं होता दोस्तों, शब्द ये सही है। अभयारण्य नाम का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो अभय बनेगा। अभ्य कोई शब्द नहीं है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों मैं इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपको नए नए शब्द सीखने चाहिए, क्योंकि जब आप शब्द सीखोगे, आपका शब्द ज्ञान ठीक होगा, तो आपको न केवल संधियाँ समझ में आएंगी बल्कि समास, प्रत्यय, उपसर्ग, आगे चल के विलोम शब्द, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए मित्रों, तो आपने नोट कर लिया होगा कि अभयारण्य नहीं होता, अभयारण्य होता है। एक और इसी जैसा शब्द है। बचपन में हम लोग जब बोर हो जाते थे तो क्या करते थे? अभी भी जैसे कोरोना चल रहा है, आप लोग दूर से मुझे देख रहे हो, तो अभी भी लोग क्या करते हैं? घरों के भीतर एक दूसरे के साथ में नए नए खेल खेलते हैं, पुराने खेल हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें। क्या बोला आपने? इस शब्द को नोट करके रखिएगा मित्रों, आपने जो भी बोला। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने ये बोला है, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। इस शब्द को भी यहाँ पर मैं लिखा छोड़ देता हूँ और मैं अपने नए शब्द पर आता हूँ जो हमारी प्रैक्टिस करनी है हमें। अंत्य प्लस अक्षरी। अंत्य यानी अंतिम, सबसे नीचे का, सबसे पिछले भाग का। महात्मा गांधी क्या कहते थे? अंत्योदय। अंत्य सबसे पीछे वाले व्यक्ति का उदय, है ना। अंत्य सबसे पीछे वाला। माना समझ में आया? अक्षरी, अक्षर से बना है, अक्षर वाली। अक्षरी मतलब अक्षर वाली। तो इसका मतलब क्या निकला कि अंत्य अक्षर वाली। क्या हुआ कि वह क्रीड़ा, वह खेल जो अंत्य अक्षर को लेकर आगे बढ़ती है। कैसी क्रीड़ा है ये? कैसा खेल है कि जैसे मान लीजिए आपने म पर ख़त्म किया, लेकर प्रभु का नाम, तो अगला व्यक्ति म से शुरू करने वाला कोई शब्द, कोई गीत, कोई दोहा, इस तरह की चीज़ बोलेगा। यानी अब संधि क्या होगी इसकी? संधि होगी अंत्याक्षरी। क्लियर हो गया दोस्तों?
यह शब्द होता ही नहीं है। अंताक्षरी गलत शब्द है, अंताक्षरी कोई शब्द नहीं है। जैसे अभयारण्य कोई शब्द नहीं था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बहुत प्यारा शब्द है यह भी। मेरी कोशिश ये है मित्रों कि मैं आपको वो शब्द दूँ, सामान्य शब्द तो बहुत आसान है ना। राम अवतार, रामावतार, ना अवतार मुझे समझाना है ना राम समझाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे शब्द लेकर आऊँ ताकि आपको आपका शब्द ज्ञान बढ़े। दाव प्लस अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, और अनिल कहते हैं हवा को, है ना। अनिल ये है अनल, अनल कहते हैं आग। दाव, दाव किसको कहेंगे मित्रों? अगर आपने जंगल कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, जंगल या वन, जंगल या वन ये कहते हैं दाव। अब दाव यानी जंगल में अगर कोई आग लग रही है तो उसको आपने क्या कहा? आपने कहा उसको दावानल। संधि क्या होगी इसकी? दावानल, दावानल। अब मित्रों देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि आपको शब्दों को, शब्द ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, आपकी वोकेबुलरी हिंदी की बहुत शानदार होनी चाहिए। वो इसलिए कहता हूं कि अगर आप इसको तोड़ें, दावानल को तोड़ें, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये भी कर सकते हैं दावा प्लस अनल, और आप वो भी कर सकते हैं दाव प्लस अनल। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? तो अगर आपको पता है कि दाव शब्द का मतलब जंगल है और अनल का मतलब आग है, तो यहाँ पर जंगल में लगने वाली आग का उल्लेख है, यहाँ पर दावा। अब दावा में कौन सी अग्नि लगाओगे? और दावा क्या चीज़ है भाई? दावा वैसे देखा जाए तो फारसी का शब्द है ना। मुकदमा, किसी पे वाद कर देना, तो दावा। तो दावा नहीं बनेगा। क्यों? संधि विच्छेद के बाद में अगर आप दावा और अनल करेंगे तो ये सार्थक शब्द नहीं है, ये सार्थक शब्द नहीं, अर्थ नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपका शब्द ज्ञान अगर ठीक है तो आपको संधि विच्छेद में बहुत फायदा होगा। मित्रों, संधि करना बहुत आसान है। संधि विच्छेद के लिए प्रायः टीचर यही बोलते हैं, और ये हकीकत भी है। वो कहते हैं भाई आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। हम संधि करना सिखा रहे हैं, संधि विच्छेद आप शब्द, सार्थक शब्द देख लीजिए, वो अपने आप कर लेंगे। ये आपको करना पड़ेगा, इसका कोई नियम नहीं होता, बिल्कुल नियम नहीं होता मित्रों। लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस करवा तो सकता हूँ, मैं आपको नए नए शब्द बता तो सकता हूँ। हाँ, ये सही है कि मैं आपका शब्दकोश बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं आपकी रुचि तो पैदा कर सकता हूँ। मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि देखो, हर शब्द का अर्थ पकड़ो। तो जब आप घर में कोई नया शब्द देखेंगे तो आप उस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको उसका शब्द का अर्थ नहीं आएगा तो आप डिक्शनरी खरीद के लाएंगे, हिंदी से हिंदी की डिक्शनरी। है ना आश्चर्य कि हमें हिंदी के शब्द को समझने के लिए हिंदी की डिक्शनरी लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। शब्द ज्ञान का एक ही तरीका है मित्रों कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, और मैं उस अभ्यास में आपकी मदद कर रहा हूँ। अगला शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है मित्रों, रोहित अश्व। रोहित किसको कहते हैं मित्रों? लाल रंग को। रोहित लाल रंग, अश्व यानी घोड़े, यानी लाल रंग के जिसके घोड़े हों, है ना। कौन हो गया? रोहिताश्व। रोहिताश्व किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। क्यों कहा गया है सूर्य को? जब सूर्योदय होता है तो उसके पहले लालिमा छा जाती है। सूर्य के आने से पहले आकाश लाल हो जाता है ना। यानी क्या हुआ? सूर्य के आने से पहले उसके लाल लाल घोड़े आ गए, तभी तो पूरी प्रकृति उन्होंने लाल कर दिया, है ना। तो सूर्य के घोड़ों को लाल माना गया। सूर्य के आगे चलने वाले जो घोड़े हैं, जो सूर्य के आने की सूचना देते हैं दुनिया को, वो लाल रंग के हैं। इसलिए रोहिताश्व कौन होगा? है ना, लाल रंग के घोड़ों का स्वामी कौन होगा? वो होगा सूर्य। तो रोहित यानी लाल। अगला शब्द है मित्रों वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। मित्रों, 4 आश्रम आप लोगों ने सुने होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ नहीं बोलेंगे, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
वानप्रस्थ यानी वन में प्रस्थान करना, यानी जब व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था के बाद में जंगल में चला जाता है, आश्रम बनाकर बालकों को शिक्षा देता है, उस आश्रम को आपने वानप्रस्थ आश्रम कहा। आश्रम यानी जीवन का वर्गीकरण जो वैदिक साहित्य में मिलता है, वेदों में मिलता है। तो वानप्रस्थ आश्रम वह आश्रम जिस समय वह आर्य वन में चला जाता था, क्या बना? वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। ठीक है मित्रों, अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारा वात प्लस अयन। वात प्लस अयन। वात कहते हैं हवा को और अयन कहते हैं मार्ग को। अयन का मतलब क्या हुआ? मार्ग। जिस भी शब्द का अर्थ आप नहीं जानेंगे दोस्तों, आप तुरंत नोट करेंगे, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर विषय को समझना है, विषय में अगर नंबर लाने हैं, तो हमें शब्दों के अर्थ को जानना चाहिए और बोलचाल में भी अच्छा लगना चाहिए। किसी शब्द का अर्थ आपसे पूछें, आप अपनी भाषा के शब्दों के अर्थ ही अगर नहीं बता पाएँ तो हास्यास्पद स्थिति पैदा हो सकती है। वातायन। वातायन किसको कहते हैं? खिड़की, झरोखा, जहाँ से हवा आती है, हवा आने का मार्ग, वातायन। अगला शब्द है दर्शन प्लस आतुर। दर्शन प्लस आतुर। दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है वो, जो दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, मुझे दर्शन करने ही करने हैं, दर्शन आतुर, मुझे मिलना ही मिलना है आपसे, है ना। तो ये जो आतुरता है, ये जो व्यग्रता है ना, किसकी? दर्शनों की। क्या बनेगा? दर्शनातुर। दर्शन की व्यग्रता। आगे बढ़िए, अगला है, बड़ा प्यारा शब्द है यह भी, नील प्लस अब्ज। नील प्लस अब्ज। क्या बना मित्रों? अब्ज भी अपने आप में एक संधि है, ये व्यंजन संधि है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है ये? कमल का। तो नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, ये विशेषण हो गया। नील किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की विशेषता बता रहा है। तो नील अब्ज क्या बनेगा? नीलाब्ज। नीलाब्ज। नी में बड़ी मात्रा है तो यहाँ पर भी नी में बड़ी मात्रा रहेगी, नील कमल, नीलाब्ज। अगले शब्द पर आ जाएं। बड़ा फेमस त्योहार है भारत का, दीप प्लस अवली। मैं कुछ शब्द इसलिए जानबूझ के आसान ले लेता हूँ ताकि आपको जो कठिन शब्द है वो याद करने में सुविधा हो जाए। दीप यानी दीपक, अवली यानी कतार, पंक्ति, सीरीज, है ना। हम अपने घरों में दीपों की पंक्ति लगाते हैं। हालांकि आजकल तो बिजली की लड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी हम दीपक का कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं दीपावली में। नाम इसीलिए था दीपों की अवली। सोचिए मित्रों, अगर आप इस दीपावली पर केवल दीपों की ही सजावट करें तो आपका घर कितना विलक्षण, कितना सुंदर लगेगा, है ना। तो दीप अवली, दीपों की पंक्ति, माला, सीरीज, क्या बना? दीपावली। दीपावली त्योहार है, एक सबसे बड़ा त्योहार है भारत का, हम जानते हैं। अगला शब्द है द्राक्षा अरिष्ट। द्राक्षा प्लस अरिष्ट। देखिए मित्रों, द्राक्षा किसको कहते हैं? दाख को। दाख, है ना, मुनक्का होता है ना दाख, द्राक्षा। और अरिष्ट का मतलब क्या हुआ? उसका निचोड़, आसव, सत, है ना। तो द्राक्षा अरिष्ट, द्राक्षा का अरिष्ट, ये एक तरह की दवाई भी होती है, द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट यानी द्राक्षा का आसव। अब देखिए इससे सब शब्द क्या बना? दाख।
ये तत्सम शब्द है द्राक्षा, और इससे क्या बना दाख। इसके चक्कर में इसको भी लोग द्राक्ष बोल देते हैं। द्राक्ष गलत शब्द है, द्राक्षा सही शब्द है। ठीक है, दाख तद्भव है इससे। चलिए अगला है महा प्लस अर्णव। महा प्लस अर्णव। अर्णव किसको कहेंगे आप? अर्णव कहेंगे समुद्र को। अर्णव का मतलब समुद्र। क्या बना? महार्णव, है ना, विशाल समुद्र, महार्णव। अगला शब्द है संदेहास्पद। हास्यास्पद भी कह सकते हो, संदेहास्पद भी कह सकते हो। संदेह यानी जहां पर कोई ना कोई डाउट हो, है ना, कोई संदेह हो। आस्पद स्थान, है ना, तो ऐसा स्थान जहां पर संदेह की गुंजाइश हो कि वहां पर यार मामला गड़बड़ लग रहा है, संदेहास्पद है, या यह जो व्यक्ति है यह भी संदेह का स्थान है, यह व्यक्ति संदेहास्पद है ना, तो संदेहास्पद, संदेह का स्थान। अगले शब्द पर आ जाएं। हमने अभी अवली की बात की थी, अब हम अंजलि की बात करेंगे। शब्द है गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि। अंजलि क्या होती है भाई? दोनों हाथों को मिलाकर आपने जो आकृति कर दी, अंजलि। अंजूरी जिसको कह देते हैं बाद में, है ना, तद्भव में। तो अंजलि, गीतों की अंजलि, गीतों की एक ऐसी कह लीजिए टोकरी या ऐसा आकृति जिसमें बहुत सारे गीत पड़े हुए हैं। तो गीत अंजलि क्या बनेगा? गीतांजलि। गीतांजलि के बारे में आप जानते ही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो गीतों की अंजलि गीतांजलि। अगला है मलय। मलय प्लस अनिल। मलय प्लस अनिल। अभी मैंने आपको कहा था अनल, अग्नि, दावानल की बात की थी अपन ने। अब हम बात कर रहे हैं मलय अनिल। अनिल मतलब हवा। ठीक है, मलय। मलय क्या होता है मित्रों, बताइए। जिन्होंने चंदन कहा है बिल्कुल सही जवाब। तो चंदन के पेड़ में से अगर कोई खुशबू आएगी तो वो चंदन की खुशबू लेकर आएगी, यानी मलय यानी चंदन, और अनिल मतलब हवा। चंदन से सुवासित, चंदन की खुशबू से महकती हुई हवा, मलयानिल। मलयानिल। मित्रों, ये जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका शब्द ज्ञान भी इनसे बढ़ा होगा। और ये जो दीर्घ संधि है उसमें अ, ई, उ, री में से हमने अ को लिया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।